जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पाकिस्तान की आतंक वाली कार को हिंदुस्तान ने डिफ्यूज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऐसी कार बरामद हुई जिसमें 45 किलो आईईडी रखा हुआ था। अब यह किस तरीके से हुआ, आखिर उसमें आईईडी क्यों थी, ये सारी चीजें हम आपको एक एक करके बताएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना की मुस्तैदी और तालमेल के कारण ही आज एक इतनी बड़ी साजिश नाकाम हुई है पाकिस्तान की। ऐसे डिफ्यूज हुआ बम, 45 किलो का आईडी बम। धमाका देख रहे हैं ना आप। डिफ्यूज करते वक्त धमाके का धुआं 50 मीटर तक गया। 50 मीटर तक उड़े धुएं के गुबार में छोटी मोटी नहीं, एक बड़ी साजिश ने दम तोड़ा है। साजिश पाकिस्तान की, साजिश हिजबुल मुजाहिदीन की, साजिश जैश ए मोहम्मद की। धमाके में उड़ी पाक की नापाक साजिश। एलओसी के इस पार साजिश के बम को उड़ाने की खुशी है, राहत है। एलओसी के उस पार दहशत है। एक बार फिर भारत को दहलाने की नापाक साजिश खुद ही दहल गई। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। ये ज्वाइंट ऑपरेशन था पुलिस, सीआरपीएफ और सेना का। इस तिकड़ी ने, या यूं कहें कि गजब के कोऑर्डिनेशन वाली इस साझेदारी ने 45 किलो विस्फोटक से लदी कार को आतंकियों के खौफनाक मंसूबों के कामयाब होने से पहले ही बरामद कर लिया। फिर आई वो घड़ी जब बम को खंड खंड विखंडित कर दिया गया। कहने की शायद जरूरत ही नहीं कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो क्या होता। वो मंजर सोचकर ही सिहरन होती है, क्योंकि पुलवामा में पिछले ही साल जवानों से भरी सीआरपीएफ की एक टीम ऐसी ही साजिश का शिकार हुई थी। सुरक्षा बलों ने उस वारदात के बाद अपना कोऑर्डिनेशन और अपने खुफिया तंत्र को बेहतर किया है, जिसका नतीजा आपके सामने है। यह पिछले हफ्ते की बात है जब एक मुखबिर ने जम्मू कश्मीर पुलिस को पुख्ता तौर पर जानकारी दी कि जैश और हिजबुल के आतंकी घाटी को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। उसने तभी बता दिया था कि विस्फोटक खरीद लिए गए हैं। घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने कार भी चुरा ली है। खबर मिलते ही आतंकियों के प्लान को डीएक्टिव करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिव हो गई। उसने सीआरपीएफ से संपर्क साधा। सीआरपीएफ ने सेना को सूचना दी और शुरू हो गई घेराबंदी। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचए मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया। अब सुरक्षा बलों के पास कार की डिटेल थी। सर्विलांस शुरू हो चुका था। विस्फोटकों से लदी आतंकियों की कार सुरक्षा बलों के अड्डे या उनकी गाड़ियों की तलाश में पुलवामा से श्रीनगर हाईवे पर दौड़ चुकी थी। 27 मई 2020 शाम को सभी नाके को अलर्ट कर दिया गया। रात के 10 बज रहे थे। एक नाके से आतंकियों की कार गुजरी। उसे रोकने के लिए फायरिंग भी की गई, लेकिन आतंकी अपनी कार के साथ आगे निकल गए। लगा मानो सब कुछ लुट गया। बौखलाए आतंकी को पता लग चुका था कि उनकी साजिश में सेंध लग चुकी है, मगर उनके पास कार को दौड़ाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। सुरक्षा बलों से उनका सामना जल्द ही दूसरे नाके पर हुआ। यहां भी नाका तोड़कर भाग निकलने के फिराक में थे आतंकी। पुलिस ने तनातन फायरिंग की। आतंकियों की गाड़ी वहां से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन जब तक पुलिस कार तक पहुंचती, अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकी भाग निकला। विस्फोटकों से लदी सेंट्रो कार अब पुलिस के कब्जे में थी। इसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहां से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट, चूंकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग गया।
कार मिलते ही उसके मालिक की तलाश शुरू हुई। इसी दौरान पता चला कि इस कार का नंबर जाली है। यह नंबर किसी कार का है ही नहीं, बल्कि एक बाइक का नंबर है। हालांकि बाइक वालों ने कहा है कि बाइक तो कभी चोरी तक नहीं हुई। खैर, उस बाइक को भी एहतियातन कब्जे में ले लिया गया है। पुलवामा में जो कुछ हुआ है उसने पिछले साल की याद जरूर दिलाई है, लेकिन इस बार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सूझबूझ ने इस पूरे हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस साजिश की इनसाइड स्टोरी क्या है। खैर, एक हफ्ते से जारी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग अपने अंजाम तक पहुंची और आतंकियों के मंसूबों को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया गया। इस साजिश के नापाक होने से पाकिस्तान को गहरा सदमा पहुंचा है। पुलिस के लिए राहत की बात यही है कि समय रहते हुए उन्होंने इस ब्लास्ट को डिफ्यूज किया, वरना अगर इसका निशाना सुरक्षा बल जो कि आतंकियों का निशाना था बनते तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्षति इस ब्लास्ट से होती। पुलिस अब इस जांच में लगी हुई है कि इस कार का मालिक कौन है, इस कार को कहां से लाया गया है और इसमें ब्लास्ट रखने के पीछे कौन सा संगठन है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आतंकी फरार है। विस्फोटकों से लदी कार को बरामद करना एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये आतंकी जिंदा है तब तक चैन नहीं मिलने वाला। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। एक बात यह भी की जा रही है कि जो एक्सप्लोसिव्स थे वो क्या किसी दूसरी साजिश का हिस्सा होने वाले थे, और इसीलिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने और ज्यादा सर्वेलेंस अपनी तगड़ी कर दी है। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान, वहां के तो प्रधानमंत्री भी इतने दिनों से लगातार ये ट्वीट करते रहे कि हिंदुस्तान अपनी तरफ से किसी गलत अटैक की बात करने वाला है। अब ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि सचमुच में ऐसी साजिश रची जा रही थी और इमरान खान को शायद इसका अंदेशा था। कोरोना से वो लड़ नहीं रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं हिंदुस्तान से, और वो भी कश्मीर घाटी में घुसपैठ कराकर। बार बार पिटकर भी नहीं मान रहा पाकिस्तान। सरहद पर पूरी तरह चौकस है हिंदुस्तान। न जाने कितनी ही बार नाकाम हो चुकी है पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंक के आकाओं की साजिश। कितनी ही बार उसके मंसूबों को ध्वस्त कर चुके हैं भारतीय सैन्य बल। लेकिन इतना जिद्दी और बेशर्म है पाकिस्तान की मानता ही नहीं। दरअसल कश्मीर में उसके टुकड़ों पर पल रहे आतंकी एक के बाद एक मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। पहले बुरहान बानी का खात्मा हुआ, फिर रियाज नाइकू का काम तमाम। अब निशाने पर है गाजी हैदर। पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है वो भारतीय इलाकों में मोर्टार और हल्के मशीन गन से गोलीबारी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान का मंसूबा घाटी में आतंकवादियों को घुसाने की साजिश लगातार रचते रहने की है। देखिए, हर साल जब मौसम सुधर जाता है और जब बर्फ़ पिघल जाती है, पासेस खुल जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है, तो हर साल अक्सर ऐसे अप्रैल मई के महीने में थोड़े से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, और उसी के हिसाब से इस साल भी वैसे ही हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी भी इसको टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। अभी भी एलसी के उस पार कई टेररिस्ट कैंप है, लॉन्च पैड है, और हर लॉन्च पैड में टेररिस्ट मौजूद हैं जो कि कोशिश करते रहेंगे कि वो इन्फिल्ट्रेट करें और JNK में आए और तबाही मचाए। लेकिन इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है और हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। सेना के खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 250 आतंकी इस वक्त घाटी में मौजूद हैं। इनमें 70 विदेशी आतंकवादी हैं। वैसे भी हिजबुल की कमर टूटने के बाद से पाकिस्तान नाम बदल बदल कर नए आतंकवादी संगठन खड़े कर रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के लॉन्च पैड इन दिनों आतंकियों से भरे पड़े हैं। लीपा लॉन्च पैड के नजदीक जैश ए मोहम्मद और अफगानी आतंकी भारी संख्या में देखे गए हैं। पाकिस्तान का लीपा लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के तंगधार और उरी सेक्टर के सामने पड़ता है। लंजौट और कालचूक के पास भी पाकिस्तान ने नए लॉन्च पैड बनाए हैं। यहां पर भी बैट टीम को पाकिस्तान ने तैयार किया है। कालूचक लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर के सामने पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के KG सेक्टर, BG सेक्टर, उरी, राजौरी, पुंछ और मेंढर सेक्टर के सामने पाक मुजाहिद बटालियन की मदद से भारी घुसपैठ कराने की फिराक में है।
ये कश्मीर का मसला जिसमें पाकिस्तान की एक्टिव सपोर्ट के साथ जो पिछले 3 दशकों से चल रहा है, तो ये कश्मीर का मसला आर्मी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करके नहीं सुलझा सकती है। इसको अगर सुलझाना है तो इसको एक ऑल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए। एक तरफ से हम टेररिस्ट वायलेंस को डाउन करें, एलसी पे अपना रोबस्ट इन्फिल्ट्रेशन एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बरकरार रखें जो है, और इसके अलावा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक अच्छी गवर्नेंस देते हुए, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देते हुए, क्योंकि अब सेंटर की तरफ से रूल है, लेकिन दूसरी तरफ ये तभी मुमकिन होगा या इसके रेजोल्यूशन की तरफ हम तभी बढ़ पाएंगे जब हम पाकिस्तान पे सब तरह के दबाव डालें। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अलग ही दुनिया में हैं। उनकी अर्थव्यवस्था के पैर पहले से ही कब्र में लटके हुए हैं। पाकिस्तान के कहर से बचा खुचा ढांचा भी चरमराने की कगार पर है। चीन के कर्ज तले दबकर उनका देश गुलामी की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कश्मीर का राग अलापना उनकी आदत में शुमार हो चुका है। कुछ और काम मिलता नहीं तो ट्विटर पर अपनी बौखलाहट इस तरह निकालते हैं। हिंदू कट्टरपंथी मोदी सरकार अपनी विस्तारवादी नीतियों को नाजी जर्मनी की तरह लागू कर रही है। ये भारत के पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनती जा रही है। बांग्लादेश के सिटीजनशिप एक्ट, चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी कार्रवाई इसका उदाहरण है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या है इस आतंकिस्तान का इलाज? हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, आपका उसमें बड़ा योगदान रहा। हमने एयर स्ट्राइक की लास्ट ईयर। क्या इन स्ट्राइक्स को हमें आइसोलेटेड इंसिडेंट्स की जगह ऐसा रखना चाहिए कि पाकिस्तान को हमेशा उस खौफ में वो डर के ही कदम ना उठाए? देखिए, अगर हिंदुस्तान की पूरे देश की तरफ से कहूंगा, आर्म फोर्सेस से नहीं, अगर हमने 2 ऐसी स्ट्राइक्स कर दी हैं जब उन्होंने कोई हाई प्रोफाइल अटैक किया, वो उड़ी हो या पुलवामा, तो फिर जब हमने स्ट्राइक की या एरियल स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की या बालाकोट स्ट्राइक की, तो मैसेज तो डायरेक्ट हो गया। आज से पहले जो नहीं हुआ अब वो अब होगा। अगर आप एक हाई प्रोफाइल अटैक करेंगे तो हिंदुस्तान की हम सब मुमकिन एक्शन लेंगे, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे इन सब का कॉम्बिनेशन हो। भरोसा नहीं होता कि पाकिस्तान पिछले साल हुई सर्जिकल स्ट्राइक इतनी आसानी से भूल सकता है। अगर उसे याद होता तो कम से कम इतनी जल्दी वो पुलवामा पार्ट 2 दोहराने की साजिश नहीं रचता। मुमकिन है पाकिस्तान को ऐसा लग रहा हो कि भारत चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उलझा हुआ है और वो एलओसी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा, कश्मीर घाटी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। भारत में सुरक्षा बल लगातार हर एक सीमा पर मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं और देश के भीतर जो चल रहा है, आतंक की जो गतिविधियां चल रही हैं, जिसे पाकिस्तान प्रायोजित करता है, उसके लिए भी भारत हमेशा तैयार रहता है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद यह बात पूरी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि अगर कुछ भी वो करेगा तो उसका अंजाम और बुरा हो सकता है। दिल्ली से श्वेता सिंह और मंजीत नेगी के साथ। तो आज तक की ये तकनीक देखिए कि हम चुटकी बजाते पहुंच गए हैं पेंगोंग सो लेक के ठीक बगल में। 14,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर यह खारे पानी का लेक है जो यहां पर मौजूद है। इतनी खूबसूरती आपने 3 इडियट्स में देखी होगी। उस फिल्म में इसका इस्तेमाल किया गया था एक लोकेशन के तौर पर। लेकिन आज यहां पर क्या परिस्थिति है लद्दाख को लेकर, खासकर कैसे चीन लगातार चालबाजियां कर रहा है, वो हम आपको नक्शे से समझाएंगे। और इसके लिए हम आपको जम्मू कश्मीर का पूरा नक्शा दिखाते हैं, जिसमें लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है और उसका जो कैपिटल है यानी उसकी राजधानी लेह, वो इस तस्वीर में अगर आप देखते हैं तो इसके साथ यह जानना जरूरी हो जाता है कि अक्सई चिन का वो जो इलाका जो पाकिस्तान ने बड़े धोखे से और सफाई से चीन के अवैध कब्जे में सौंप दिया था, और चीन किस तरीके से उससे भी आगे बढ़ता रहता है। अब यह समझिए कि फ्लैश पॉइंट्स क्या है, टकराव की कारण क्या है, कौन कौन सी जगहें हैं जिसकी वजह से चीन और भारत के बीच एलएसी पर यह परिस्थिति नजर आ रही है। तो यह पेंगोंग सो लेक का जो इलाका है, वहां पर खासकर उसके जो उत्तरी शोर है, वहां पर जिस तरह की टकराव की तस्वीरें आई हैं, तो यह बहुत बड़ा कारण है जो इस समय चल रहा है भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। लेकिन इसके अलावा और भी कारण है। दूसरा फ्लैश पॉइंट हम आपको दिखाते हैं।
जो है फिंगर एरिया, जिस तरीके से नाम होता है उसी तरीके से इसका मतलब होता है। आप देखेंगे पतली पतली उंगलियों की तरह जो जमीन के प्रोट्रूडिंग हिस्से आपको दिख जाएंगे इसमें, ये 1 से 8 तक का हिस्सा फिंगर्स का, जिसमें चीन चाहता है कि उसकी जो पेट्रोलिंग है वो आगे तक रहे, जबकि 8वें तक भारत का हिस्सा है, भारत चाहता है वहां तक वो पेट्रोलिंग करे, लेकिन चीन चाहता है कि नहीं, भारतीय जो सैनिक है उन्हें 4 पर रुक जाना चाहिए। और ये चीन का नया नया नखरा है, जिसकी वजह से यहां पर टकराव दिख रहा है। अब तीसरा जो टकराव का कारण है वो है गलवान घाटी, जिसको लेकर हमने टकराव की पहले भी तस्वीरें देखी, जहां से शुरुआत की बातें पूरी सामने आई थी। दरअसल सड़क निर्माण भारत बहुत कर रहा है इस पूरे इलाके में। चीन चाहता है हम रुक जाएं, चीन चाहता है कि हम बिल्कुल भी उस हिस्से में आगे न बढ़ें जो चीन को किसी भी तरीके से थ्रेटन कर सकता है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि अक्सर चीन के हिस्से से कितना आगे गलवान घाटी है, गलवान नदी की जो घाटी है वो कितना आगे है, उसके बावजूद चीन चाह रहा है कि वो आगे पुश करते आते जाए। चीन को लेकिन पीछे पीछे धकेल रहे हैं जो भारत के सैनिक हैं। अब चौथा भी आपको दिखाते हैं। चौथा फ्लैश पॉइंट क्या है भारत और चीन के बीच में, यह है जो पैनामिक हॉट स्प्रिंग्स हैं। हॉट स्प्रिंग का जो ये इलाका है, ये दरअसल 1962 को भी हम याद करें, 1962 के युद्ध को, तो उसकी शुरुआत के जो बीज हैं वो यहीं से पड़े थे। पहला इंसिडेंट आपको यहां पर देखने के लिए मिला था, लेकिन कभी यह मामला सुलझ नहीं पाया। एक तरह से दोनों देश इसको लेकर उलझे ही रहे। चीन को दरअसल बहुत सारी चीजें चुभ रही हैं। यहीं पर हम एक और चीज आपको दिखा देना चाहते हैं, जो कि है दौलत बेग ओल्डी पर जो सबसे ऊंचाई पर लैंड करने वाली हवाई पट्टी है। अब भारत अगर अपनी कनेक्टिविटी बनाता है, भारत चाहे सड़क के रास्ते या फिर अपने विमानों को भेजने के कारण चीन को परेशान कर रहा है, तो क्या भारत को घबराकर पीछे हटना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ा और ऐसे कारनामे करके, यानी कि दुनिया के सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंड करने का कारनामा तो हमारे हरक्यूलिस विमान ने न जाने कब कर दिया था। C-130J, जिसे हम हरक्यूलिस के नाम से भी जानते हैं, वो विमान यहां पर लैंड कर सकता है। और उस विमान ने, जिस तरह से आपको यह बड़ा सा विमान मेरे सामने दिख रहा है, यह देखने में भी उतना ही ताकतवर, इसीलिए नाम इसका हरक्यूलिस होता है। और सोचिए कि उतनी ऊंची हवाई पट्टी पर यह लैंड कर सकता है। भारत सक्षम होता है तो चीन को चिढ़ होती है, लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि जिस तरह डोकलाम में हम मजबूती से खड़े रहे, चीन पीछे हटा, वैसे ही अभी भी हो सकता है इसमें कुछ महीने लगे, लेकिन यह पूरी परिस्थिति लद्दाख के इलाके की कि चीन यहां पर कर क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।